तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कंसोलिडेट। दोस्तों कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक साथ जोड़ना, मजबूत बनाना या फिर ऑर्गेनाइज करके एक जगह पर लाना। बेसिकली कंसोलिडेट का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को मिलाकर उन्हें ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर इफेक्टिव बनाना। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब हम मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करके उन्हें बेटर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। ये वर्ड हम आइडियाज़ के लिए, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, बिजनेस, पावर या फिर एफर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के पास मान लीजिए कि अलग अलग नोट्स है और वो उन सबको एक फाइल में अरेंज कर देता है, तो उसने क्या किया है, तो नोट्स को कंसोलिडेट किया है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी दो डिपार्टमेंट्स को मिलाकर काम आसान करना चाहती है, यानी कि दो डिपार्टमेंट्स को मिलाना चाहती है, तो वो डिपार्टमेंट्स को क्या कर रही है, तो कंसोलिडेट कर रही है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कंसोलिडेट का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को जोड़कर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं शी कंसोलिडेटेड ऑल हर नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब उसने एग्जाम से पहले अपने सारे नोट्स को एक जगह पर अरेंज कर लिया, मैनेज कर लिया। या फिर हम कह सकते हैं द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स ऑफिसेज इनटू वन बिल्डिंग। यानी कि कंपनी ने अलग अलग ऑफिसेज को एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया, यानी कि एक ही बिल्डिंग में जो है वो मतलब कि उन्होंने सारे ऑफिसेज को मतलब कि एक ही बिल्डिंग में कंबाइन कर दिया। या फिर हम कहेंगे ही कंसोलिडेटेड इज सेविंग्स इनटू वन बैंक अकाउंट। यानी कि मतलब उसने अपने जो पैसे हैं जो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में थे, उसने जो निकाल कर वो सारे पैसे क्या किए, तो एक ही बैंक अकाउंट में डाल दिए, यानी कि कंसोलिडेट कर दिए। यानी कि ओवरऑल मीनिंग क्या होता है कंसोलिडेट का, कि अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके उन्हें ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाना, ज़्यादा एफिशिएंट बनाना या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, एक जगह पर लाना बेसिकली। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात की जाए सिनोनिम के बारे में, तो सिनोनिम में हमारे पास है कंबाइन, मर्ज या फिर यूनाइट। दोस्तों कंबाइन का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लाना ताकि वो मिलकर काम कर सके। इसमें फोकस चीज़ों को जोड़ने पर होता है, तो उसे हम कहते हैं कंबाइन। मर्ज का क्या मतलब होता है, मर्ज का मतलब होता है दो अलग अलग ग्रुप्स को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी चीज़ों को मिलाकर एक बन जाना। बेसिकली इसमें जो है वो घुल मिल जाने वाला सेंस होता है। मर्ज के बाद किसी चीज़ की जो अलग पहचान होती है ना, वो कम हो जाती है। मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअलिटी नहीं बचती किसी चीज़ में, बल्कि वो एक नया कंबाइंड ग्रुप बन जाता है, यूनिट बन जाता है। तो उसे हम कहते हैं मर्ज होना, यानी कि घुल मिल जाना, आपस में घुल मिलकर एक नई चीज़ बनना। यूनाइट का क्या मतलब होता है, यूनाइट का मतलब होता है लोगों को, ग्रुप को या फिर एफर्ट्स को एक कॉमन पर्पस के लिए एक साथ लाना, जोड़ना। इसमें जो है वो टीम वर्क और एकता का सेंस होता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जिसमें हमने देखा कंबाइन, मर्ज एंड यूनाइट। अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है सेपरेट, डिवाइड या फिर स्कैटर। सेपरेट का मतलब होता है चीज़ों को अलग कर देना या फिर उन्हें एक साथ ना रखना। ये कंसोलिडेट का क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को टुकड़ों या फिर हिस्सों में बांट देना। जहाँ पर कंसोलिडेट जोड़ता है वहीं पर डिवाइड तोड़कर बांट देता है। स्कैटर का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग जगह मतलब कि फैला देना, बिखेर देना, जिसे हम कह सकते हैं चीज़ों का बिखर जाना। इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम हो जाती है और चीज़ें एक जगह पर नहीं रहती। स्कैटर क्या होता है, स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना किसी चीज़ का, तो उसे हम स्कैटर कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जिसमें हमने सेपरेट, डिवाइड और स्कैटर देखा, जो कि हमारे कंसोलिडेट के अपोजिट वर्ड्स है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द मैनेजर कंसोलिडेटेड ऑल द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि मैनेजर ने प्रोजेक्ट की सारी रिपोर्ट्स को एक ही डॉक्यूमेंट में जोड़कर अरेंज कर दिया ताकि उन्हें देखना और मैनेज करना क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, आसान हो जाए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कंसोलिडेट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परवेड।
दोस्तों परवेड का मतलब होता है किसी चीज़ का हर जगह पर फैल जाना, यानी कि पूरी तरीके से कोई चीज़ भर जाना किसी चीज़ में या फिर फैल जाना जिसे हम कह सकते हैं। परवेड का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी जगह, किसी ग्रुप, किसी सिचुएशन या फिर एटमॉस्फेयर में इतना फैल जाना कि उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो मौजूदगी है वो हर तरफ हमें महसूस हो सके। ये फिजिकल चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि कोई स्मेल हो सकती है जो कहीं पर फैल गई है, कोई लाइट है जो कहीं पर फैल गई है, तो उसके लिए भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं फिजिकल चीज़ों के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मतलब कि इमोशनल चीज़ है, जैसे कि फीलिंग्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, इमोशंस के लिए या फिर आइडियाज़ के लिए भी ये जो वर्ड है वो यूज़ हो सकता है। जब कोई खुशी, टेंशन, स्मेल या फिर फीलिंग पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है और हर कोई उसे महसूस कर सकता है, तब हम परवेड वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि परवेड का मतलब होता है किसी चीज़ का हर जगह पर फैल जाना या फिर हर तरफ हम जो मतलब कि उसे महसूस कर पाते हैं, हर तरफ महसूस होना, उसे हम कहते हैं परवेड होना। सिंपल और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे कि हम कह सकते हैं द स्मेल ऑफ कॉफ़ी परवेडेड द रूम, मतलब कि कॉफ़ी की जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल चुकी थी, हर तरफ जो है वो मतलब कि कॉफ़ी की खुशबू हम महसूस कर पा रहे थे। या फिर हम कहेंगे अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट परवेडेड द क्राउड, मतलब कि पूरी भीड़ में एक्साइटमेंट का माहौल था, एक्साइटमेंट फैल चुकी थी। या फिर हम कह सकते हैं हैप्पीनेस परवेडेड द हाउस आफ्टर द गुड न्यूज़, मतलब कि अच्छी खबर के बाद, गुड न्यूज़ के बाद क्या हुआ कि घर में जो है वो खुशी का माहौल हर तरफ फैल चुका था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मीनिंग इसका ये है, परवेड का मीनिंग क्या होता है कि किसी फीलिंग, स्मेल, आइडिया या फिर एटमॉस्फेयर का पूरी जगह फैल जाना या फिर हर तरफ महसूस होना, तो उसे हम कहते हैं परवेड। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्प्रेड, पेनिट्रेट या फिर सैचुरेट। स्प्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक फैलना। बेसिकली ये एक जनरल वर्ड है जो किसी भी तरीके के फैलने को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम कहते हैं स्प्रेड। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर तक घुस जाना या फिर पहुंच जाना, तो उसे हम पेनिट्रेट कहते हैं। जब कोई स्मेल, कोई लाइट या फिर कोई आइडिया गहरा असर छोड़ते हुए अंदर तक घुस जाए, तब ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का इतनी ज़्यादा मात्रा में भर जाना कि लगभग हर हिस्सा हिस्सा जो है वो उससे ही कवर हो जाए। इसमें कंप्लीटली फिल्ड होने का आइडिया होता है, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेट। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने स्प्रेड, पेनिट्रेट और सैचुरेट ये सारे वर्ड्स समझे। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है अवॉइड, एक्सक्लूड या फिर विदड्रॉ। अवॉइड का मतलब होता है किसी जगह या फिर सिचुएशन से दूर रहना, उसमें ना मतलब कि शामिल होना, ना फैलना। ये जो है वो परवेड के अपोजिट आइडिया को दिखाता है। अवॉइड का मतलब हमें एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं किसी चीज़ को टाल देना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, किसी चीज़ को दूर ही रखना, उसे हम अवॉइड कह सकते हैं। देन हमारे दूसरा वर्ड आता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर रखना या फिर किसी चीज़ को इन्वॉल्व ना करना, शामिल ना करना। जहाँ पर परवेड जो है वो हर जगह पर पहुँच जाता है, उसमें ये वाला सेंस है। वहीं पर एक्सक्लूड किसी भी चीज़ को एंट्री ही नहीं देता, उसमें ये वाला सेंस है। ओके, तो एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि शामिल ना करना, इंक्लूड ना करना। जैसे हम इंक्लूड बोलते हैं, उसका अपोजिट होता है एक्सक्लूड। ओके, ये ध्यान रखना है। देन है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है पीछे हट जाना या फिर अपनी प्रेजेंस कम कर लेना, अपनी मौजूदगी कम कर लेना, या फिर मतलब कि पीछे कदम ले लेना, किसी चीज़ में शामिल ना होना। बेसिकली ये फैलने के बजाय वापस हटने का आइडिया देता है, तो ये हमारा वर्ड है विड्रॉ। एंटोनिम्स में हमने क्या क्या पढ़ा, अवॉइड पढ़ा, एक्सक्लूड पढ़ा और विड्रॉ पढ़ा। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, अ फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म परवेडेड द टीम आफ्टर देयर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। मतलब कि ये सेंटेंस का मतलब है कि सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के बाद पूरी टीम में पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस का माहौल फैल गया था। यानी कि हर तरफ, हर मेंबर के बीच में क्या थी, तो पॉजिटिविटी थी, कॉन्फिडेंस था। यानी कि हर मेंबर उस पॉजिटिव फीलिंग को महसूस कर पा रहा था, इंजॉय कर पा रहा था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि परवेड यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एफेमिनेट। दोस्तों एफेमिनेट का मतलब होता है ऐसा लड़का या फिर ऐसा आदमी, यानी कि ऐसा मेल पर्सन जिसका बिहेवियर, जिसका बोलने का स्टाइल या फिर जिसके जो मैनरिज्म्स है वो ज़्यादा फेमिनिन लगते हो, यानी कि औरतों जैसे लगते हो, तो उसे हम जो है वो एफेमिनेट कहते हैं। एफेमिनेट का मतलब होता है किसी मेल का ऐसे ट्रेड्स या फिर ऐसा बिहेवियर जो लोगों को ट्रेडिशनली फीमेल से एसोसिएट करते हैं। ये जो है वो उनके बोलने के तरीके में, चलने के स्टाइल में, उनके जेस्चर में, उनके इंटरेस्ट में या फिर ओवरऑल पर्सनालिटी में हमें नज़र आ सकता है।
है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि एफेमिनेट सिर्फ बिहेवियर या फिर अपीयरेंस को डिस्क्राइब करता है। इसका किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस, वैल्यू या फिर कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। आज के टाइम में इस वर्ड को बहुत ही मतलब कि सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है वो लोग जो है वो इसे नेगेटिव या फिर जजमेंटल तरीके से भी मतलब कि समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि एफेमिनेट का मतलब होता है किसी मेल कैरेक्टर का, किसी मतलब कि मेल पर्सन का फीमेल की तरह जो है वो बिहेव करना। बेसिकली उसमें ऐसे गुण होना, ऐसे ट्रेड्स होना, ऐसी कुछ चीज़ें होना जो हमें मतलब कि लगे कि भाई ये जो आदमी है वो थोड़ा मतलब कि फीमेल से एसोसिएट कर पाता है। एफेमिनेट का ओवरऑल मीनिंग क्या है? ऐसा मेल जिसका बिहेवियर या फिर जो स्टाइल है वो फेमिनिन लगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं सम पीपल कंसिडर्ड हिम एफेमिनेट बिकॉज ऑफ हिज जेंटल मैनरिज्म्स। मतलब कि कुछ लोगों को उसका बिहेवियर फेमिनिन लगता है क्योंकि उसके जो मैनरिज्म्स है, उसके जो मैनर है वो थोड़े जेंटल है, जैसे कि औरतों के होते हैं उस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द कैरेक्टर वॉज पोर्ट्रेड एज एफेमिनेट इन द मूवी। मतलब कि मूवी में उस कैरेक्टर को फेमिनिन ट्रेड्स के साथ दिखाया गया था, यानी कि ऐसा दिखाया गया था जैसे उसका बिहेवियर, उसके जो गुण है कैसे हैं, तो औरतों जैसे है। या फिर हम कहेंगे हिज वॉइस एंड जेस्चर्स सेम एफेमिनेट टू अदर्स। मतलब कि लोगों को उसकी आवाज़, उसके हाव भाव, उसके जो जेस्चर्स है वो थोड़े मतलब कि औरतों जैसे फेमिनाइन लगते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो इन एग्जाम्पल्स को समझ पाएंगे। ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एफेमिनेट का मतलब होता है ऐसा मेल, ऐसा आदमी जो ट्रेडिशनली फेमिनिन माने जाने वाले ट्रेड्स या फिर मैनरिज्म्स दिखाता हो, तो उसे हम कहेंगे एफेमिनेट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फेमिनाइन, डेलिकेट या फिर सॉफ्ट। फेमिनाइन का मतलब होता है ऐसे क्वालिटीज़ या फिर ऐसा स्टाइल जो आमतौर पर वुमन से एसोसिएट किए जाते हैं। जब किसी मेल में ऐसे ट्रेट्स नज़र आते हैं तो लोग उसे फेमिनाइन कह सकते हैं। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही कोई चीज़ नाजुक होना, जैसे औरतें बहुत ही नाजुक होती है, उसी तरीके से ये सारी क्वालिटीज़ किस में डाली जाती है, तो मेल में। तो उसे हम जो है वो मतलब कि एफेमिनेट का मतलब कि सिनोनिम समझ सकते हैं। यानी कि डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही जेंटल, रिफाइन या फिर नरम नेचर वाला। ये हमेशा फेमिनाइन नहीं होता, लेकिन कई सिचुएशंस में एफेमिनेट से सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। इसके बाद है सॉफ्ट। दोस्तों सॉफ्ट का मतलब सबको पता है, सॉफ्ट का मतलब होता है जेंटल, काम या फिर लेस अग्रेसिव होना। किसी व्यक्ति के बिहेवियर को सॉफ्ट कहा जा सकता है जब उसका अंदाज बहुत ही माइल्ड और पीसफुल हो। तो ये हम जो है वो मतलब कि सिनोनिम में हमने 3 वर्ड्स पढ़े, फेमिनाइन, डेलिकेट एंड सॉफ्ट। अब अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स के बारे में, तो एंटोनिम में हमारे पास है मस्कुलिन, रग्ड या फिर मैनली। मस्कुलिन का मतलब होता है ऐसे ट्रेड्स जो ट्रेडिशनली मेल से एसोसिएट किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, असर्टिव या फिर टफ बिहेवियर, तो उसे हम जो है वो मस्कुलिन कहते हैं। इसके बाद है रग्ड। दोस्तों रग्ड का मतलब होता है टफ, स्ट्रॉन्ग या फिर रफ अपीयरेंस या फिर पर्सनालिटी वाला। ये सॉफ्टनेस के अपोजिट आइडिया देता है, जिसमें मतलब कि सॉफ्टनेस नहीं होती है, कठोरता एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो मतलब कि भारी भरकम जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे तरीके से जो है वो ये वाला वर्ड हम यूज़ कर पाएंगे। मैनली का मतलब होता है ऐसी क्वालिटीज़ दिखाना जो ट्रेडिशनल व्यूज़ के हिसाब से मस्कुलिन मानी जाती है, यानी कि आदमियों वाली मानी जाती है, जैसे कि कॉन्फिडेंस, टफनेस, बोल्डनेस, स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो मैनली मानी जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम जो है वो मैनली कंसिडर करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जिसमें हमने मस्कुलिन, रग्ड या फिर मैनली ये सारे वर्ड्स देखे हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है सम पीपल मिस्टेकनली जज हिम एज अ वीक बिकॉज ऑफ हिज एफेमिनेट मैनरिज्म्स। मतलब कि सेंटेंस का मतलब ये है कि कुछ लोगों ने सिर्फ उसके फेमिनाइन लगने वाले बिहेवियर की वजह से उसे वीक समझ लिया, जबकि किसी का स्टाइल या फिर मैनरिज्म्स उसकी एक्चुअल एबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो इस एक वर्ड का मतलब समझाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रॉम्प्टिट्यूड। दोस्तों प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है जल्दी एक्शन लेने की आदत या फिर बिना देरी के काम करने की क्वालिटी। यानी कि ऐसा इंसान या फिर ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि काम करने में देरी नहीं करता है या फिर किसी भी काम के लिए जल्दी एक्शन लेता है। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है किसी काम को टाइम पर करना या फिर बहुत ही जल्दी करने की क्वालिटी होना। जब कोई इंसान किसी सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट करता है, काम को डिले नहीं करता और बिना अननेसेसरी वेट के एक्शन ले लेता है, तो उस क्वालिटी को हम प्रॉम्प्टिट्यूड कहते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर प्रोफेशनलिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफिशिएंसी को शो करता है। यानी कि किसी व्यक्ति का बहुत ही सही सटीक होना, बिल्कुल मतलब कि एकदम पंक्चुअल होने जैसा ये जो भाव है इस वर्ड में से हमें
पता चलता है। स्कूल, ऑफिस या फिर डेली लाइफ में जो लोग मतलब कि काम को लटकाते नहीं है, वक्त पर कंप्लीट कर देते हैं, डिले नहीं करते हैं, पंक्चुअल होते हैं, टाइम के हिसाब से चलते हैं, तो उनमें बेसिकली एक क्वालिटी होती है जिसे हम प्रॉम्प्टिट्यूड कह सकते हैं। तो यही वो क्वालिटी है जिसे हम क्या कहेंगे, तो प्रॉम्प्टिट्यूड कहेंगे। यानी कि प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है बिना देरी के जल्दी और टाइम पर एक्शन लेने की क्वालिटी, काम करने की क्वालिटी। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं हर प्रॉम्प्टिट्यूड इन रिप्लाइंग टू ईमेल्स इम्प्रेस द मैनेजर। मतलब कि उसने ईमेल्स का जो है वो बहुत ही जल्दी जवाब दिया और इसी क्वालिटी ने जो है वो मैनेजर को इम्प्रेस किया। यानी कि उसके जो जल्दी ईमेल को रिप्लाई देने वाली जो क्वालिटी है, उसे जो है वो मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पसंद आई। या फिर हम कहेंगे द डॉक्टर्स प्रॉम्प्टिट्यूड हेल्प सेव द पेशेंट। मतलब कि डॉक्टर ने तुरंत एक्शन लिया जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। इससे क्या हुई, तो पेशेंट की जान बची। या फिर हम कहेंगे हिज प्रॉम्प्टिट्यूड इन फिक्सिंग द इशू प्रिवेंटेड बिगर प्रॉब्लम्स। मतलब कि उसने प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर दिया, इसलिए बड़ी दिक्कत पैदा नहीं हुई या फिर मतलब कि आने से पहले ही वो मतलब कि टल गई। तो इस तरीके से हम जो है वो इन सेंटेंसेस को भी समझ सकते हैं। ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है काम को बिना देरी के, टाइम पर और एफिशिएंटली करने की क्वालिटी किसी व्यक्ति में होना, तो उसे हम कहते हैं प्रॉम्प्टिट्यूड। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रॉम्प्टनेस, पंक्चुअलिटी या फिर रेडीनेस। प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है किसी काम को जल्दी और बिना डिले के करना। ओके, ये प्रॉम्प्टिट्यूड का सबसे क्लोज सिनोनिम है। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है काम या फिर अपॉइंटमेंट पर सही टाइम पर पहुंचना या फिर उसे कंप्लीट करना। बेसिकली पंक्चुअलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को सही टाइम पर करना, यानी कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर वो काम कर देना। इसमें टाइम की वैल्यू पर फोकस होता है बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे पंक्चुअलिटी। रेडीनेस का मतलब होता है किसी काम या फिर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना या फिर ज़रूरत पड़ते ही एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड होना, तो उसे हम कहते हैं रेडीनेस, यानी कि बेसिकली रेडी रहना। तो ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम्स है, जिसमें हमने प्रॉम्प्टनेस, पंक्चुअलिटी या फिर रेडीनेस, ये सारे वर्ड्स पढ़े। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है डिले, टार्डीनेस या फिर स्लोनेस। डिले का मतलब होता है किसी काम को एक्सपेक्टेड टाइम के बाद में करना या फिर उसमें देर लगाना। यानी कि अगर आपको कोई टाइम दिया गया है उसके ऊपर मतलब कि अगर आप कोई टाइम लगाते हो, बहुत ज़्यादा डिले करते हो किसी टाइम में, मतलब कि उसे डिले ही कहते हैं बेसिकली। तो वो वर्ड होता है हमारा डिले, जो कि हम मतलब कि बोलचाल में यूज़ कर लेते हैं। टार्डीनेस का क्या मतलब होता है, टार्डीनेस का मतलब होता है बार बार लेट होना या फिर वक्त पर काम ना करना। ये पंक्चुअलिटी के अपोजिट होता है। टार्डीनेस का क्या मतलब होता है, जब आप बार बार लेट होते हो, किसी काम में डिले करते हो, वक्त पर नहीं करते हो, तो वो होता है एक तरीके से टार्डीनेस, आपका आलस। स्लोनेस का मतलब होता है बहुत ही मतलब कि धीरे धीरे काम करना या फिर एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम लगाना, तो उसे हम कहते हैं स्लोनेस। अब दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द प्रॉम्प्टिट्यूड ऑफ द इमरजेंसी टीम प्रिवेंटेड अ मेजर एक्सीडेंट। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि इमरजेंसी टीम ने बहुत ही जल्दी और बिना देरी के एक्शन लिया, इसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया, यानी कि बड़ा एक्सीडेंट टल गया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि प्रॉम्प्टिट्यूड यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोट्रैक्ट। दोस्तों प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींचना या फिर देर तक चलाना। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी काम, किसी प्रोसेस, किसी डिस्कशन या फिर सिचुएशन को उसकी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन से ज़्यादा लंबा कर देना। जब कोई चीज़ जल्दी ख़त्म हो सकती है लेकिन किसी वजह से वो अननेसेसरली यानी कि बिना ज़रूरत के देर तक चलती रहती है, तब हम प्रोट्रैक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर मीटिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, लीगल केसेस, प्रोजेक्ट या फिर डिस्कशन के लिए यूज़ होता है जो कि एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे प्रोट्रैक्ट। सिंपल वर्ड्स में प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा खींचना या फिर उसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा देना, तो उसे हम कहेंगे प्रोट्रैक्ट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं दे प्रोट्रैक्ट द मीटिंग फॉर आवर्स। मतलब कि उन्होंने जो है वो मीटिंग को घंटों तक लंबा खींचा, यानी कि अननेसेसरीली उन्होंने क्या किया, तो मीटिंग का जो टाइम है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। या फिर हम कह सकते हैं डोंट प्रोट्रैक्ट द डिस्कशन अननेसेसरीली। मतलब कि डिस्कशन को बिना वजह जो है वो ज़्यादा देर तक मत खींचो या फिर मत चलाओ। या फिर हम कहेंगे द लीगल डिस्प्यूट वॉज प्रोट्रैक्टेड फॉर मैनी ईयर्स। मतलब कि जो लीगल केस है वो बहुत ही सालों तक चलता रहा, यानी कि ज़रूरत नहीं थी या फिर चल नहीं सकता था, उसे रोका भी जा सकता था, लेकिन वो जो केस है वो अननेसेसरीली बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचा गया। ओवरऑल मीनिंग आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी प्रोसेस, किसी इवेंट या फिर सिचुएशन को उसके एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा देर तक चलाना या फिर उसे लंबा खींचना, उसका टाइम स्पैन लंबा कर देना, तो उसे हम कहेंगे प्रोट्रैक्ट करना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम में हमारे पास है एक्सटेंड, लेंथन या फिर प्रोलॉन्ग।
एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ की ड्यूरेशन, उसका साइज, उसका रेंज बढ़ा देना। ये जो है वो जनरली न्यूट्रल वर्ड है और हर बार नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं होता बेसिकली, तो उसे हम एक्सटेंड करना कहते हैं। लेंथन का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा लंबा कर देना, चाहे वो टाइम हो, डिस्टेंस हो या फिर किसी चीज़ की प्रोसेस हो, तो उसे हम जो है वो लेंथन कहते हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रखना। ये प्रोट्रैक्ट के बहुत ही क्लोज मीनिंग वाला वर्ड है सिनोनिम्स में बेसिकली। तो अभी हमने जो है वो सिनोनिम में एक्सटेंड पढ़ा, लेंथन पढ़ा और प्रोलॉन्ग पढ़ा, तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है शॉर्टन, रिड्यूस या फिर कर्टेल। तीनों का एक ही मतलब होता है लगभग। शॉर्टन का मतलब होता है किसी चीज़ की लेंथ या फिर ड्यूरेशन को कम कर देना। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी, साइज या फिर टाइम को कम कर देना। कर्टेल का मतलब होता है किसी एक्टिविटी या फिर प्रोसेस को जल्दी रोक देना या फिर उसकी ड्यूरेशन काफ़ी हद तक कम कर देना। कर्टेल मतलब कि एक तरीके से कटौती जिसे हम कह सकते हैं, काटना, तो उसे हम कहेंगे कर्टेल। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जिनमें हमने देखा शॉर्टन, रिड्यूस और कर्टेल। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैनेजर ट्राइड नॉट टू प्रोटेक्ट द मीटिंग एंड केप्ट इट ब्रीफ। यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें बताया गया है कि मैनेजर ने मीटिंग को बिना वजह लंबा नहीं खींचना चाहा और उसे छोटा और सीधा रखना चाहा ताकि सबका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मतलब कि ये जो वर्ड है प्रोट्रैक्ट, इस वर्ड का हम अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्लिसिट। तो दोस्तों इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो बात सीधे साधे तरीके से ना कही गई हो, लेकिन अगर आप वो बात सुनते हो तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है। यानी कि कोई किसी बात को जो है वो इनडायरेक्टली समझ लेना। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कोई बात जो क्लियरली या फिर डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं की गई है, लेकिन उसका मीनिंग या फिर मैसेज आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि वर्ड्स में सब कुछ नहीं बोला गया फिर भी हिडन मैसेज या फिर इंटेंशन समझ आ जाता है, तो उसे हम जो है वो इम्प्लिसिट कहते हैं। यानी कि किसी बात को इनडायरेक्टली बोलना बेसिकली। जैसे कि डेली लाइफ में जो है वो लोग बहुत ही बार मतलब कि ऐसी चीज़ें इनडायरेक्टली बोल देते हैं। जैसे कि अगर कोई कहता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मैंने अभी तक जो है वो पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो इसमें इम्प्लिसिट मैसेज ये हो सकता है कि वो जो सामने वाला जो बंदा है वो टेंशन में है। उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि मैं टेंशन में हूँ, लेकिन हमें इस चीज़ से समझ आ जाता है कि अभी अभी तक उसकी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेस है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इम्प्लिसिट यानी क्या होता है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है बिना डायरेक्टली बोली हुई बात जो खुद समझ आ जाए, यानी कि इनडायरेक्टली किसी बात को समझ लेना। जैसे कि मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि हम कह सकते हैं देयर वाज एन इम्प्लिसिट वार्निंग इन हिज वर्ड्स, मतलब कि उसने डायरेक्टली वार्निंग नहीं दी, उन्होंने जो है वो डायरेक्टली धमकाया नहीं, वार्निंग नहीं दी, लेकिन उनकी बातों से पता चल रहा था कि वो वार्निंग का मैसेज दे रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं शी गेव हर इम्प्लिसिट अप्रूवल बाय स्माइलिंग, यानी कि उसने जो है वो सीधे शब्दों में हाँ नहीं कहा, लेकिन उसकी स्माइल से पता चल रहा था कि वो एग्री कर रही है, यानी कि उसकी हाँ है। तो इस तरीके को समझना है। द टीचर्स टोन कैरिड एन इम्प्लिसिट मैसेज टू वर्क हार्डर, यानी कि टीचर ने जो है वो डायरेक्टली नहीं कहा कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा कर या फिर कुछ ऐसे इशारे कर कर कोई बात, मतलब कि बातों में से बातें निकाल कर जो है वो उन्होंने ये सारा मैसेज दे दिया कि आपको जो है वो और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से उन्होंने जो है वो कहा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इम्प्लिसिट यानी क्या होता है। इम्प्लिसिट का ओवरऑल मीनिंग ये है कि ऐसी बात जो डायरेक्टली एक्सप्रेस ना की गई हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट या फिर बिहेवियर से समझ आ जाए किसी व्यक्ति के, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इम्प्लाइड, अनस्पोकन या फिर इनडायरेक्ट। दोस्तों इम्प्लाइड का मतलब होता है किसी बात को डायरेक्टली ना कहकर उसका हिंट देना, उसका संकेत देना। लिसनर को खुद मीनिंग समझना पड़ता है इसमें, तो उसे हम इम्प्लाइड कहते हैं। अनस्पोकन का मतलब होता है जो वर्ड्स में ना कहा गया हो लेकिन फिर भी सबको समझ आ रहा हो, तो उसे हम अनस्पोकन कहेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी बात को घुमा फिराकर या फिर हिंट के थ्रू, संकेत के थ्रू कहना, ना कि सीधे तरीके से, तो वो होता है इनडायरेक्ट। यानी कि सिनोनिम्स में हमने जो है वो इम्प्लाइड पढ़ा, अनस्पोकन पढ़ा या फिर इनडायरेक्ट पढ़ा। अब अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट या फिर क्लियर। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई बात बिल्कुल क्लियरली और डायरेक्टली कहना, जिसमें गेस करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, साफ साफ शब्दों में कहना बेसिकली। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे और साफ तरीके से बात करना बिना किसी हिंट या फिर हिडन मीनिंग के। क्लियर का भी यही मतलब होता है ऐसी बात जो आसानी से समझ आ जाए, जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो समझने की कि हमें इनडायरेक्टली भी कुछ समझना पड़ेगा। यानी कि जो बातें डायरेक्टली बोली जाती है, वर्ड टू वर्ड बोली जाती है, तो ऐसी बातों को हम एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट या फिर क्लियर कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है,
हिज इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। यानी कि सेंटेंस का मतलब ये है कि उसने किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया, उसने जो है वो किसी पर डायरेक्टली टिप्पणियां नहीं की, किसी की आलोचना नहीं की, लेकिन उसकी बातों से सबको समझ आ रहा था कि वो किसी की निंदा कर रहा है, किसी की आलोचना कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है। इसी वजह से जो सारे लोग हैं वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इम्प्लिसिट यानी क्या होता है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रिकेरियस। दोस्तों प्रिकेरियस का मतलब होता है किसी चीज़ का रिस्की होना, अनस्टेबल होना, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? प्रिकेरियस कहेंगे। यानी कि प्रिकेरियस का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी पोजीशन जो स्टेबल ना हो, जिसमें खतरा हो, डेंजर हो, अनसर्टिनिटी हो, या फिर फेलियर का रिस्क हो। यानी सब कुछ ठीक लग सकता है ऊपर से, लेकिन कभी भी चीज़ें खराब हो सकती है, बदल सकती है, जिसमें कोई मतलब की गारंटी नहीं होती है कि सारी चीज़ें स्मूथली ही रन करेगी। तो ऐसे सिचुएशन को हम प्रिकेरियस कहते हैं। ये जो वर्ड है वो फिजिकल सिचुएशंस के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी ऊंची जगह पर बैलेंस बना रहे हो, किसी मतलब कि पहाड़ी पर खड़े हो, घाटी पर खड़े हो, तो ऐसी फिजिकल सिचुएशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि वो जगह प्रिकेरियस है, रिस्की है, आपके साथ कब क्या होगा आपको भी पता नहीं चल सकता। और लाइफ सिचुएशंस के लिए भी ये जो वर्ड है वो यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, अगर वो चीज़ें सिक्योर नहीं है, उसमें अगर कभी भी रिस्क आ सकता है, फेलियर आ सकता है, तो उसके लिए भी हम जो है वो, यानी कि ऐसी लाइफ सिचुएशंस के लिए भी हम जो है वो प्रिकेरियस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में प्रिकेरियस का मतलब होता है रिस्की और अनस्टेबल, जहाँ पर कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप जो है वो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, ही वॉज स्टैंडिंग इन अ प्रिकेरियस पोजिशन ऑन द एज ऑफ द रूफ। यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो छत के किनारे पर बिल्कुल रिस्की पोजीशन में खड़ा था, यानी कि जहाँ से वो कभी भी गिर सकता था, उसका पैर फिसल सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी जगह पर वो खड़ा था। या फिर हम कहेंगे द कंपनी इज इन अ प्रिकेरियस फाइनेंशियल कंडीशन या फिर सिचुएशन। इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो पैसे वाली कंडीशन जो स्टेबल रहनी चाहिए उसमें नहीं है, बल्कि वो कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है उस कंपनी के साथ, यानी कि फाइनेंशियली वो कंपनी क्या सफ़र कर रही है। या फिर हम कहेंगे देयर लीड इन द मैच वॉज प्रिकेरियस, मतलब कि उनकी लीड इतनी सिक्योर नहीं थी, यानी कि मैच कभी भी पलट सकता था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रिकेरियस का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो अनस्टेबल, अनसर्टन और रिस्क से भरी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरा हो, तो उससे हम कहेंगे प्रिकेरियस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिस्की, अनस्टेबल या फिर इनसिक्योर। दोस्तों रिस्की का मतलब होता है ऐसा काम या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें नुकसान हो, फेलियर हो, या फिर प्रॉब्लम होने का चांस हो। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रिकेरियस सिचुएशन, तो वो होता है रिस्की। अनस्टेबल का मतलब होता है जो प्रॉपरली बैलेंस्ड या फिर सिक्योर ना हो, ऐसे कंडीशन जो आसानी से बदल या फिर बिगड़ सकती है, तो उसे हम अनस्टेबल कहेंगे, जो स्थिर नहीं है। इनसिक्योर का मतलब होता है सेफ या फिर प्रोटेक्टेड ना होना, जब किसी पोजीशन या फिर सिचुएशन की कोई गारंटी ना हो उसे इनसिक्योर कहा जा सकता है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं जिसमें हमने रिस्की, अनस्टेबल या फिर इनसिक्योर जैसे वर्ड्स पढ़े। अब दोस्तों एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है सिक्योर, स्टेबल या फिर सेफ। दोस्तों सिक्योर का मतलब होता है प्रोटेक्टेड और रिलायबल होना, जहां पर डेंजर या फिर अनसर्टिनिटी बहुत ही कम होती है। स्टेबल का मतलब होता है बैलेंस्ड और कंसिस्टेंट होना, ऐसी सिचुएशन जो आसानी से बदले नहीं या फिर कंट्रोल में रह सकती है, तो उसे हम स्टेबल कहेंगे, स्थिर कहेंगे बेसिकली। सेफ का मतलब होता है डेंजर या फिर रिस्क से फ्री होना, या फिर बहुत ही कम रिस्क होना, जो मतलब कि सुरक्षित होती है, तो उसे हम सेफ कहते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जिसमें हमने सिक्योर, स्टेबल और सेफ जैसे वर्ड्स पढ़े। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है कि द क्लाइंबर वॉज इन अ प्रिकेरियस पोजिशन ऑन द नैरो माउंटेन लेज। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि जो माउंटेन क्लाइंबर है, यानी कि पहाड़ पर जो चढ़ने वाला है, वो पहाड़ के एक बहुत ही पतले किनारे पर था, जहाँ पर बैलेंस बिगड़ने पर वो गिर सकता था। यानी कि उसकी सिचुएशन, उसकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी रिस्की और अनस्टेबल थी, यानी कि कैसी थी, तो प्रिकेरियस थी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि प्रिकेरियस यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्वेरलस।
दोस्तों क्वेरलस का मतलब होता है हर बात पर कंप्लेन करने वाला व्यक्ति या फिर आसानी से नाराज या फिर डिससेटिस्फाइड हो जाने वाला व्यक्ति, तो उसे हम क्वेरलस कहते हैं। यानी कि क्वेरलस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बार बार कंप्लेन करता रहता है, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी दिखाता है या फिर हमेशा किसी ना किसी चीज़ से अनहैप्पी लगता है। ऐसे लोगों को अक्सर लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं वर्क कर रही है, यानी कि उनके हिसाब से नहीं हो रही है। इसीलिए वो क्या करते हैं, तो लगातार शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं हर चीज़ों के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्वेरलस कहते हैं। ये जो वर्ड है वो सिर्फ कंप्लेन करने के लिए नहीं बल्कि ऐसे मूड को भी डिस्क्राइब करता है जहाँ पर इंसान इरिटेट, डिससेटिस्फाइड या फिर ग्रम्पी सा लगता हो, तो उसे हम कहेंगे क्वेरलस। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है हर बात पर कंप्लेन करने वाला और जल्दी नाराज होने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वेरलस हम उसे कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द क्वेरलस कस्टमर कंप्लेंड अबाउट एवरीथिंग, मतलब कि कस्टमर हर छोटी बात पर जो है वो कंप्लेन कर रहा था, क्योंकि वो कैसा था, तो एक क्वेरलस कंप्लेंट मतलब कि क्वेरलस कस्टमर था, यानी कि एक कंप्लेंट करने वाला, हर चीज़ में खामियां या फिर कमियां ढूंढने वाला वो कस्टमर था। या फिर हम कहेंगे ही बिकेम क्वेरलस व्हेन द इंटरनेट स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब कि जब इंटरनेट बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, तो वो मतलब कि लगातार शिकायत करने लगता है। या फिर हम कह सकते हैं द चाइल्ड साउंडेड क्वेरलस बिकॉज ही वॉज टायर्ड, मतलब कि बच्चा थका हुआ था, इसी वजह से वो हर बात पर कंप्लेन कर रहा था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि क्वेरलस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा किसी का बिहेवियर जो बार बार कंप्लेन करे, आसानी से डिससेटिस्फाइड हो जाए किसी भी चीज़ से, तो उसे हम कहेंगे क्वेरलस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर इसके सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम में हमारे पास है कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग या फिर पेट्यूलेंट। दोस्तों कंप्लेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बार बार डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करना। ऐसा इंसान अक्सर प्रॉब्लम पर फोकस करता है, उनकी शिकायत करता रहता है, तो उसे हम कहेंगे कंप्लेनिंग, जो कंप्लेन करता है बेसिकली। ग्रम्बलिंग का मतलब होता है धीमे या फिर लगातार तरीके से कंप्लेन करना। इसमें इंसान अक्सर खुश नहीं होता बल्कि अपनी नाराज़गी दिखाता रहता है, तो उसे हम ग्रम्बलिंग कहेंगे। बेसिकली बार बार जो है वो किसी चीज़ के लिए शिकायत करना, तो उसे हम ग्रम्बलिंग कहते हैं। पेट्यूलेंट का मतलब होता है छोटी बातों पर इरिटेट या फिर अपसेट हो जाना या फिर चाइल्डिश तरीके से रिएक्ट करना, यानी कि बच्चों के जैसे रिएक्ट करना छोटी छोटी बातों पर, तो उसे हम पेट्यूलेंट कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जिसमें हमने पढ़ा कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग या फिर पेट्यूलेंट। एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है चीयरफुल, कंटेंट या फिर सेटिस्फाइड। चीयरफुल का मतलब होता है खुश मिजाज या फिर पॉजिटिव रहना। ऐसा व्यक्ति हर बात में कंप्लेन करने के बजाय अच्छा एटीट्यूड रखता है, पॉजिटिव चीज़ें ढूंढता है, तो उसे हम चीयरफुल कहेंगे। कंटेंट का मतलब होता है जो अपनी सिचुएशन से काफ़ी हद तक खुश और कंफर्टेबल हो, जिसमें एक तरीके से सेटिस्फैक्शन होता है, तो उसे हम कंटेंट कहते हैं। और सेटिस्फाइड का भी सेम मतलब है, जो हर चीज़ में खुश है, फुलफिल्ड है। जब इंसान सेटिस्फाइड होता है तो कंप्लेन करने की संभावना बहुत ही कम होती है, यानी कि वो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करता बल्कि वो जो है जिसके पास मतलब कि जितना है उसमें खुश रहता है, तो उसे हम कहेंगे सेटिस्फाइड। यानी कि एंटोनिम्स में हमने चीयरफुल, कंटेंट या फिर सेटिस्फाइड जैसे वर्ड पढ़े हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द क्वेरलस एम्प्लॉय केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट माइनर इश्यूज इन द ऑफिस। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है कि एम्प्लॉय जो है वो ऑफिस की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर लगातार कंप्लेंट कर रहा था। वो आसानी से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था और हर बात में उसे जो है वो कमी दिख रही थी या फिर हर बात में वो कमी निकाल रहा था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि क्वेरलस यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्क्रिपेंसी। दोस्तों डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का मिसमैच, यानी कि डिफरेंस या फिर गड़बड़ जो कि उम्मीद से बाहर होता है, यानी कि जिस मतलब कि गड़बड़ के बारे में हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, ऐसी गड़बड़ जो डिस्क्रिपेंसी, उसे हम कहेंगे कि किसी दो चीज़ों के बीच का मिसमैच हो जाना, किसी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस निकल कर आना, तो उसे हम डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। यानी कि बेसिकली डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है जब दो या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नंबर, स्टेटमेंट या फिर रिकॉर्ड्स आपस में मैच ना करे, यानी कि जो चीज़ एक जगह पर लिखी हुई है और दूसरी जगह पर उससे मतलब कि अलग निकल जाए, उससे मैच ना करे, उस डिफरेंस को डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर रिपोर्ट्स में, डॉक्यूमेंट्स में, अकाउंट्स, डेटा, बिल्स, रिकॉर्ड्स या फिर स्टेटमेंट में यूज़ होता है। जब किसी इन्फॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी या फिर मिसमैच मिलता है तो उसे डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। यानी कि डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या हुआ, तो दो चीज़ों के बीच का अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस या फिर मिसमैच। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से आप जो है वो और भी अच्छे तरीके से इस वर्ड को समझ पाएंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी इन द बिल अकाउंट, मतलब कि बिल में जो है वो लिखी हुई अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट जो है वो मैच नहीं कर रही थी, उनके बीच में क्या था, तो डिफरेंस था, डिस्क्रिपेंसी थी। या फिर हम कहेंगे द टीचर फाउंड अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, मतलब कि टीचर जो है वो मतलब कि क्या देखती है कि अटेंडेंस रिकॉर्ड्स में जो है वो डिफरेंस है।
या फिर हम कह सकते हैं अ डिस्क्रिपेंसी इन द डेटा डिलेड द प्रोजेक्ट, मतलब कि डेटा में गड़बड़ या फिर मिसमैच होने की वजह से क्या हुआ कि प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो गया, यानी कि डिले हो गया, यानी कि जब तक उसे हो जाना चाहिए था उससे भी ज़्यादा टाइम उसे कंप्लीट करने में लग गया। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि जब इन्फॉर्मेशन, कोई नंबर या फिर कोई फैक्ट आपस में मैच ना करे और उनमें डिफरेंस नज़र आए तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इनकंसिस्टेंसी, मिसमैच या फिर डिफरेंस। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन या फिर बिहेवियर एक जैसा ना रहे, अलग अलग जगह पर बदला हुआ लगे या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, यानी कि अलग अलग लगे, तो ये डिस्क्रिपेंसी का बहुत ही क्लोज सिनोनिम है। तो ये वाला जो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास इनकंसिस्टेंसी, वो हम सिनोनिम में यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिपेंसी के लिए, मतलब कि सिमिलर वर्ड्स में। इसके बाद आता है मिसमैच। दोस्तों मिसमैच का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ फिट या फिर मैच नहीं करती, जैसे कि कोई रिकॉर्ड हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है, कोई डिटेल हो सकता है जिनमें फ़र्क आया हो, तो उसे हम मिसमैच कहते हैं। या फिर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का फ़र्क। हर डिफरेंस डिस्क्रिपेंसी नहीं होता, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड मिसमैच हो तो उसे डिस्क्रिपेंसी कहा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिनोनिम्स में हमने पढ़ा इनकंसिस्टेंसी, मिसमैच या फिर डिफरेंस। अब अगर बात की जाए एंटोनिम के बारे में, तो एंटोनिम में हमारे पास है एग्रीमेंट, कंसिस्टेंसी या फिर मैच। दोस्तों एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स या फिर लोग एक ही बात को सपोर्ट करें और उनमें कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, उनमें जो है वो कोई मतलब कि अलगाव ना हो, कोई डिफरेंस ना हो, तो उसे हम एग्रीमेंट कह सकते हैं, यानी कि सहमति होना बेसिकली, तो वो होता है एग्रीमेंट। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर जगह एक जैसी इंफॉर्मेशन या फिर पैटर्न का होना। जब कंसिस्टेंसी होती है तब डिस्क्रिपेंसी नहीं होती, यानी कि जब मतलब कि कंसिस्टेंसी होती है किसी चीज़ में, तब किसी चीज़ में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैच का मतलब होता है जब दो चीज़ें परफेक्टली अलाइन करें या फिर एक जैसी निकले, एक दूसरे से मिले जुले, तो उसे हम कहेंगे मैच होना। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जहाँ पर हमने एग्रीमेंट, कंसिस्टेंसी और मैच जैसे वर्ड देखे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है जो कि है द ऑडिटर डिस्कवर्ड अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द कंपनीज रिकॉर्ड्स एंड इट्स बैंक स्टेटमेंट्स। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि ऑडिटर ने देखा कि कंपनी के जो रिकॉर्ड्स है और बैंक के जो स्टेटमेंट्स है, उन जो दोनों नंबर्स में जो है वो फ़र्क है, वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे, यानी कि दोनों के बीच में एक मिसमैच या फिर डिस्क्रिपेंसी थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिपेंसी यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग वर्ड्स में, यानी सॉरी सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है डिसेंशन। दोस्तों डिसेंशन का मतलब होता है लोगों के बीच का मतभेद, यानी कि डिसएग्रीमेंट या फिर झगड़ा, यानी कि झगड़े जैसी सिचुएशन बेसिकली, तो उसे हम डिसेंशन कहते हैं। डिसेंशन का मतलब होता है किसी ग्रुप, किसी टीम, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कम्युनिटी के लोगों के बीच का ओपिनियन में इतना ज़्यादा डिफरेंस होना कि उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो, कन्फ्लिक्ट हो या फिर टेंशन पैदा हो जाए, तो उसे हम डिसेंशन कहते हैं। यानी कि जब लोग किसी इशू पर एक राय ना रख पाते हो या फिर उस वजह से जो है वो ग्रुप में मतलब क्या होता है, तो तनाव पैदा होता है, टेंशन क्रिएट होता है, फूट पड़ जाती है लोगों के बीच में, तो उससे ही हम जो है वो डिसेंशन कहते हैं। ये जो है वो सिंपल डिसएग्रीमेंट नहीं होता है कि आपने किसी बात से सहमत नहीं किया, तो उस तरीके से नहीं है ये। डिसेंशन में डिसएग्रीमेंट इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, इतना हद तक बढ़ सकता है कि ग्रुप की जो यूनिटी है और जो टीम वर्क है वो भी हैम्पर हो सकती है, यानी कि वो सारी चीज़ें भी मतलब कि बिगड़ सकती है या फिर उन पर मतलब कि बुरा असर पड़ सकता है। सिंपल वर्ड्स में डिसेंशन का मतलब होता है लोगों के बीच ऐसा डिसएग्रीमेंट जो टेंशन या फिर कन्फ्लिक्ट पैदा कर दे, यानी कि झगड़े, तनाव, ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि जब किसी के बीच आ जाती है डिसएग्रीमेंट की वजह से, तो उसे हम डिसेंशन कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिन्हें समझने में आपको आसानी होगी। डिसेंशन अमंग द टीम मेंबर्स अफेक्टेड द प्रोजेक्ट, यानी कि टीम मेंबर्स के बीच में जो मतभेद था उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोजेक्ट पर बुरा असर पड़ा, तो उसे हम कहेंगे डिसेंशन। देन इसके बाद है द डिसीजन क्रिएटेड डिसेंशन इन द फैमिली, मतलब कि उस डिसीजन की वजह से लोगों के बीच में जो है वो मतलब कि क्या हुआ, फैमिली के लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट पैदा हो गया। या फिर हम कहेंगे पॉलिटिकल डिसेंशन वीकन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर कर दिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि डिसेंशन का मतलब होता है किसी ग्रुप के लोगों के बीच में ऐसा डिसएग्रीमेंट जो कन्फ्लिक्ट, टेंशन या फिर यूनिटी में कमी पैदा करे, तो उसे हम कहेंगे डिसेंशन। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट या फिर डिस्कॉर्ड। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो या फिर दो से ज़्यादा लोग किसी बात पर एक जैसी राय ना रखते हो। ये डिसेंशन का बेसिक फॉर्म होता है बेसिकली। देन इसके बाद है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लोगों में, ग्रुप या फिर आइडियाज़ के बीच में टकराव या फिर क्लैश होना, बेसिकली टेंशन होना, झगड़े होना। जब डिसएग्रीमेंट ज़्यादा सीरियस हो जाए तो कन्फ्लिक्ट बन सकता है। देन इसके बाद है डिस्कॉर्ड। दोस्तों डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लोगों के बीच में हार्मनी ना होना, यानी कि एक तरीके से भाईचारा, सौहार्द की भावना ना होना। इसमें टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स और रिलेशनशिप में खराबी का आइडिया हमें मिलता है। तो इस तरीके से आपको डिस्कॉर्ड को समझना है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। अब अगर एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है एग्रीमेंट, हार्मनी या फिर यूनिटी। दोस्तों एग्रीमेंट का मतलब होता है जब लोग किसी एक बात पर सारे लोग एक जैसी राय रखते हो, उसे एक्सेप्ट करते हो, तो उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे, सहमति जिसे हम कह सकते हैं। हार्मनी का मतलब होता है एक तरीके से भाईचारा होना, लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, पीसफुल रिलेशनशिप होना, जहाँ पर अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स ना हो। हार्मनी का बेसिकली मतलब होता है एक तरीके से मेल मिलाप, भाईचारा, सौहार्द की भावना होना, आपसी संबंध अच्छे होना, तो उसे हम हार्मनी कह सकते हैं। यूनिटी का मतलब होता है लोगों का एक साथ मिलकर रहना, कॉमन गोल के लिए काम करना। यूनिटी में डिसेंशन की जगह कॉपरेशन होता है, सॉरी, मतलब कि एक जगह, मतलब कि मिलजुल कर काम करने वाली भावना होती है, तो उसे हम कहते हैं यूनिटी। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है डिसेंशन विद इन द कमिटी डिलेड द फाइनल डिसीजन। इस सेंटेंस का मतलब है कि कमेटी के मेंबर्स के बीच में जो मतलब कि काफ़ी डिसएग्रीमेंट का मतभेद था, मतलब कि डिसएग्रीमेंट था या फिर मतभेद था, यानी कि जो भी उनकी जो है वो मतलब कि सारी बातों पर वो एग्री नहीं कर पा रहे थे या फिर उनकी राय नहीं मिल रही थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फाइनल डिसीजन है, यानी कि जो अंतिम फैसला है, उसे लेने में जो है वो देर हो गई। तो इस तरीके से आपको समझना है कि डिसेंशन यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जो सारे वर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ आए हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।